कल 5 फरवरी के अखबार का पार्ट भी छूट गया था, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना करके आज दे रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि ई कॉमर्स इन फोकस ड्यूरिंग एजेवेदोस विजिट। तो दोस्तों, ये एजेवेदो कौन है और ये ई कॉमर्स के मामले में इनका क्या मतलब कि कारण हो सकता है, इनके बारे में जानने। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि ये जो फ़ोटो बनी हुई है ये है रोबर्टो एजेवेदो। तो ये कौन है? ये डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये अभी भारत आ रहे हैं। तो ये भारत क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आगे चल के जो एक वार्ता होने वाली है WTO की, तो ये चाहते हैं कि भारत को उसमें कुछ बातों के लिए मना ले, क्योंकि अक्सर भारत यही करता है कि जब WTO की कोई वार्ता होती है और जैसे ही कोई ऐसा मुद्दा उठता है जो कि भारत के हितों के खिलाफ है, तो भारत वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज करता है। और कई बार ये होता है कि WTO की जो वार्ताएं होती हैं तो उनमें से कई सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं, यानी कई मुद्दों पे तो वहाँ पे चर्चा होती है, निर्णय भी होते हैं, लेकिन कई सारे मुद्दों पे लोगों को पीछे हटना पड़ता है। तो वहाँ पे भारत ऐसा कोई कदम ना उठाए, तो इसलिए चाहते हैं कि पहले ही भारत से डिस्कस कर लिया जाए, ताकि वहाँ पे अगर भारत किसी मुद्दे के खिलाफ है तो हम उस मुद्दे को उठाएं ही नहीं। तो दोस्तों, पहले टाइटल पढ़ते हैं, ई कॉमर्स इन फोकस ड्यूरिंग एजेवेदोस विजिट, यानी कि एजेवेदो की यात्रा के दौरान ई कॉमर्स जो है वही केंद्र में रहेगा। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो WTO का एक दोहा राउंड था जो कि बहुत पहले हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि जो सारे देश हैं तो वो अपनी अपनी सीमाओं को हर प्रकार के व्यापार के लिए खोलेंगे, ताकि दुनिया भर में जो विदेशी व्यापार हैं एक दूसरे के वो बढ़ सकें, ताकि जो सारे संसार की प्रगति है वो तेज़ी से हो। तो दोस्तों, मैं बता दूं, कतर की जो राजधानी है दोहा, तो उसमें तब से लेकर के कई बार WTO की मीटिंग हो चुकी हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी दोहा में दोहा राउंड की बैठकें होती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा हर बार इसी का छिड़ता है कि क्या सभी क्षेत्रकों में सभी देशों को अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए, यानी कि क्या सभी देशों को अपने यहाँ हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट की, हर प्रकार के विदेशी निवेश की आज़ादी दे देनी चाहिए। तो ये हमेशा WTO में, खासकर दोहा राउंड के मुद्दों में छाया रहता है। तो आपको बता दूं कि WTO की कुछ बैठकें लगातार, मतलब कि 2004, 2006, 2008 में ये दोहा में ही हुई थी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा इसी का छाया रहता था, और भारत जो था तो इसके खिलाफ भी था। तो दूसरा एक मुद्दा जो था वो दोस्तों कृषि के संबंध में था, जो कृषि सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो उसके संबंध में भी पहले एक विवाद हो चुका है, और ये एक नया विवाद जो है तो ये ई कॉमर्स के संबंध में है। तो दोस्तों, है क्या पूरा मुद्दा, मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा ऐसा है कि भारत में जो अभी ई कॉमर्स का क्षेत्र है वो नया नया शुरू हुआ है, ठीक। ये कोई अमेरिका की तरह इतना पुराना नहीं है और चीन की तरह इतना बड़ा नहीं है। तो अगर हम भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विदेशी निवेश की इजाज़त दे देते हैं, तो उससे जो एक नया संकट पैदा होगा, ये पैदा होगा कि अली बाबा जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आकर के ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश करेंगी, और वो पूरे के पूरे मार्केट में अपना कब्जा जमा लेंगी। तो जिससे कि हमारे देश की जो पहले से कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, तो इनके व्यापार को बहुत ज़्यादा घाटा लगेगा। तो जो हमारे भारत की कंपनियां हैं, तो देशी कंपनियां हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रहती हैं, और उन्होंने अपनी जो चिंताएं थी तो वो पहले भी जाहिर की हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है फियर ऑफ MNCs, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों का डर। तो जो दोस्तों बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो जो कि ई कॉमर्स के बिजनेस में हैं, तो भारतीय ई कॉमर्स की कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनको यहाँ पे 100% FDI यानी कि पूर्ण रूप से FDI लगाने का मौका मिले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो उनके मार्केट को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित करेंगी। और दोस्तों, मैंने आपको ये पहले भी एक बार बताया हुआ है कि जो मुद्दे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि WTO में जब भी कोई बात होती है तो वहाँ दो एजेंडे होते हैं, एक फॉर्मल एजेंडा, एक इनफॉर्मल एजेंडा, यानी कि एक औपचारिक एजेंडा, एक अनौपचारिक एजेंडा। तो दोस्तों, जो कोई भी औपचारिक एजेंडा होता है ना, तो हमेशा ये देखा जाता है कि औपचारिक एजेंडे पे अंतिम में कोई ना कोई फैसला ले ही लिया जाता है। तो इसलिए औपचारिक एजेंडे में कई बार ऐसे मामलों को रखा ही नहीं जाता है कि जिनमें कोई अंतिम फैसला लेने पर विवाद होने की स्थिति आ जाए। तो भारत का यही कहना है कि आप इसको औपचारिक एजेंडे की
बातचीत में बिल्कुल मत रखिए। हम इस पे अनौपचारिक एजेंडे के बातचीत करने को तैयार हैं, यानी कि आप उसे अनौपचारिक एजेंडे में रखिए, हम उसमें बातचीत करेंगे। क्योंकि बातचीत करने के बाद अगर उसमें कोई हल नहीं निकलता है तो वो हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा कि उस पर कोई निर्णय आ जाए तो हम उसको मानने के लिए बाध्य हों। वहाँ पे कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं होती है, वो आगे के लिए टाल दिया जाता है। क्योंकि अनौपचारिक वार्ता है तो ये कहा जाता है कि जब तक सहमति नहीं होगी तब तक इसको औपचारिक एजेंडे में नहीं डाला जाएगा। लेकिन क्या है कि जो ये रॉबर्टो साहब हैं, इनका नाम बार बार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसे देवो जो भी है, तो रॉबर्टो साहब जो हैं तो ये चाहते हैं कि भारत ई कॉमर्स के क्षेत्र को इस बार औपचारिक एजेंडे में शामिल करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन भारत जो है तो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक नाम मिला है, उसका नाम है B20। तो दोस्तों B20 जो है तो जो G20 देश है ना, तो G20 के देशों का जो एक बिजनेस एसोसिएशन है, यानी कि जो एक व्यापारिक संघ है, तो उसे ही B20 कहा जाता है। तो हो सकता है कि B20 आपसे पूछ ले कहीं पर। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस खबर में यही था और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। और अगली खबर ये है कि श्रीलंका आइस चाइना फ्री ट्रेड डील, यानी कि श्रीलंका जो है तो इस बात पे नज़र गड़ाए बैठा है कि उसकी चीन के साथ कोई एक मुक्त व्यापार की डील हो जाए, मुक्त व्यापार का सौदा हो जाए। तो दोस्तों मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार ऐसा व्यापार होता है जिसमें कि दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का सीमाई शुल्क नहीं लगता है, यानी कि आयात और निर्यात जो होते हैं मुक्त होते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है कई बार कि जितने भी पदार्थ हैं सभी आयात और निर्यात जो हैं तो मुक्त हो जाएंगे। ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि भारत ने कहा श्रीलंका से कि हम टेक्सटाइल के बिज़नेस पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि अब जो वस्त्रों का व्यापार होगा तो उसमें कोई भी आयात निर्यात शुल्क नहीं लगेगा किसी भी तरफ से, लेकिन जो बाकी पदार्थ आएंगे जाएंगे तो उनमें तब भी लगता रहेगा। तो देखिए होता क्या है कि जब फ्री ट्रेड डील होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वस्तुओं पे एक साथ वो लागू हो जाता है। वो गिनी चुनी वस्तुएं जिन्हें कि उस देश की सरकारें आपस में सहमत होकर तय करती हैं, सिर्फ उन्हीं पे वो लगता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? अगर श्रीलंका कर रहा है चीन के साथ तो करे, हमें क्या दिक्कत है? तो हालांकि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो चार नाम आ गए थे तो मैंने कहा आपको बता दूं कि हर देश ही किसी न किसी के साथ तो कुछ ना कुछ डील करता ही रहता है। तो ये है कि जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अगर ये चीन के साथ कई मामलों में अपने फ्री ट्रेड डील कर लेंगे तो हो सकता है कि उन वस्तुओं के संबंध में वो भारत के साथ कोई भी फ्री ट्रेड डील ना करें, यानी कोई मुक्त व्यापार समझौता जो है वो भारत के साथ ना करें, क्योंकि चीन से उनका इतना पर्याप्त व्यापार हो जाए कि उनको उस मामले में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए तो थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि चीन ने वहाँ पे हम्बनटोटा में, श्रीलंका में हम्बनटोटा में पूरा का पूरा बंदरगाह बनाने के लिए तकरीबन $2 अरब अपने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं। और साथ ही वहाँ पे चीन ने अपना एक इंडस्ट्रियल जोन, यानी कि एक व्यापारिक परिक्षेत्र भी बनाने का एक वो मसौदा रखा है, और उसको उसने काफ़ी ज़्यादा बनाने के लिए अपने प्रोत्साहन भी दिए हैं अपनी तरफ से। लेकिन क्या है कि श्रीलंका में कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो हालांकि देखिए आगे चल के क्या होता है। बाकी आपको बता दूं कि ये श्रीलंका क्यों कर रहा है, ये चीन क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है हर जगह। तो आप जानते हैं कि वन बेल्ट वन रोड के तहत वो एक मैरीटाइम सी रूट, यानी कि एक समुद्री सिल्क रूट, यानी कि समुद्री रेशम मार्ग का निर्माण करना चाहता है। तो वो कैसा होगा दोस्तों? समुद्री रेशम मार्ग वो एशिया से होकर के यूरोप तक जाएगा। तो आपको बता दूं कि इधर ट्रेन और रोड वाला रूट तो पाकिस्तान होकर पहले ही जा रहा है, जो कि इधर से गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके से होकर के जाता है, जिस पे भारत ने अपनी आपत्ति भी दर्ज की थी। तो वो तो आपने देखा ही। और साथ ही जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो भी उसी का हिस्सा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो चीन की दो योजनाएं हैं, OBOR और यानी ओबोर वन बेल्ट वन रोड, और दूसरी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इन दोनों को वो फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो छोटी सी खबर है, लिखा हुआ है रेल प्रोजेक्ट्स फंड रेड फ्लैग्ड, यानी कि रेल परियोजनाओं से संबंधित फंडों को लाल झंडी दिखा दी गई। तो इसका क्या मतलब है? इसमें इन्होंने दरअसल पे ये पूरा का पूरा जो लेखक हैं आर्टिकल के, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि रेल बजट को वित्तीय बजट के साथ जोड़ देने की वजह से जो रेल की स्वायत्तता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि सुरेश प्रभु ने बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन, ऐसी संस्तुतियां जो कि दी थी वित्त मंत्री को, वित्त मंत्री ने उन्हें बिल्कुल नहीं माना है, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको ठीक ठाक लगा है वो उन्होंने रेलवे के लिए अपनी तरफ से दे दिया है। बाकी उन्होंने सुरेश प्रभु की बहुत सी योजनाओं को ठुकरा दिया है।
तो दोस्तों जो एक सबसे महत्वपूर्ण मांग जो सुरेश प्रभु ने की थी वित्त मंत्री से, लेकिन वित्त मंत्री ने उसको ठुकरा दिया, वो मांग पता है क्या थी? कि रेलवे के पास 13 पीएसयू यानी कि 13 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं, ठीक, जो कि रेलवे में जो कुछ भी निर्माण का कार्य होता है ना, तो सारी की सारी निर्माण के कार्य यही इकाइयां करती हैं। जैसे कि जो रेलवे के डब्बे बनाना, रेलवे के इंजन बनाना, तो इस तरीके से कई सारी रेलवे में निर्माण इकाइयां हैं। तो 13 पीएसयू हैं जो कि रेलवे की हैं। तो सुरेश प्रभु ने ये कहा था कि ये सारी जो कंपनियां हैं, पीएसयूज़ हैं, तो इनकी वित्तीय स्थिति बड़ी ख़राब है, प्रशासनिक स्थिति बड़ी ख़राब है, लगातार घाटे में चल रही हैं और इनमें ना ही कोई तकनीकी सुधार हुआ है कई सालों से, और ना ही इनके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा इनकरेजमेंट, कोई भी ऐसा प्रोत्साहन इनके अंदर अब कुछ बचा है कि ये उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। तो उनका ये कहना था कि चूंकि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, संरचना है, वही पूरा सड़ चुका है, यानी कि इनकी जो प्रशासनिक संरचना है, सब कुछ जो दायित्व हैं वो ये लेते ही नहीं हैं, वो इतना बुरा हो चुका है कि इन सब को सुधारने का एक ही मात्र रास्ता है, और वो है कि इन सारी कंपनियों को इकट्ठा करके इनकी एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाए, यानी कि एक ऐसी नई कंपनी बनाई जाए जो कि इन 13 के 13 पे अपनी निगाह रख सके और वही इन 13 के 13 को अपने हिसाब से चलाए। और उसमें जो होंगे तो ऐसे एक्सपर्ट होंगे जो कि हर तकनीक के मामले में अच्छे जानकार होंगे, और वो लगातार जो रेल मंत्रालय है तो उसको इस बात से जागाह करते रहेंगे, उसे सूचित करते रहेंगे कि किस बात की नई चीज़ की ज़रूरत है, इनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, और ना सिर्फ इतना, इन सभी कंपनियों के ऊपर उसको नियंत्रण का अधिकार भी दिया जाए। तो ये सारी जो योजनाएं थीं तो सुरेश प्रभु बना रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन क्या हुआ कि रेल मंत्री ने सीधे इन पे फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कंपनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि बटरफ्लाई फाइंड एनरिच इंडियन फौना डाइवर्सिटी, यानी कि भारतीय जंतु विविधता में एक बटरफ्लाई ने इजाफा किया है। तो दोस्तों पिछली बार एक ब्लू मॉर्मन नाम की बटरफ्लाई के संबंध में, तितली के संबंध में सवाल आ ही गया था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मिली है बटरफ्लाई, ये तितली जो मिली है, तो ये कहाँ मिली है? ये मिली अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और ये आज नहीं मिली है, तकरीबन 30 साल पहले 1987 में एक रिसर्चर को, एक शोधक को मिली थी। लेकिन क्या था कि उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, तो उस रिसर्चर को पता नहीं चल पाया था कि इसके बारे में पहले खोज की जा चुकी है कि नहीं की जा चुकी है। तो इस तितली को वो पकड़ के ले गया था, लेकिन अभी जा कर के पता चला कि इसके बारे में तब पहले कोई खोज नहीं की गई थी, क्योंकि चूंकि इंटरनेट नहीं था तब कि सर्च कर लो इसके बारे में कि पता चल जाए कि ये खोजी जा चुकी है कि नहीं। लेकिन जब बाद में अभी जाके उस व्यक्ति को पता चला कि यार इसके बारे में तो लोगों को जानकारी नहीं है, तो फिर उसने इसको रिलीज़ किया, एक पत्रिका में इसका छपवाया। तो पत्रिका वालों ने पहले चेक किया सब कुछ इंटरनेट वगैरह पे, उन्हें पता चला कि ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थी, इसको अभी तक किसी ने अपनी तरफ से नहीं खोजा था। तो इस वजह से इनको इसका खोजने का श्रेय दिया गया। तो है क्या दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइमेनेटिस रिलाई, ठीक। तो यहाँ पे पीले रंग से लिखा हुआ है, नाम कुछ और भी हो सकता है, रिलेई, रुलाई, जो भी हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इसको पढ़ दिया कि लाइमेनेटिस रिलाई इसका नाम है। तो आप स्पेलिंग याद रख लीजिएगा ताकि आपको उच्चारण में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इसमें जानने लायक और कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही आपको जानना था कि इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे मिलती है दोस्तों? ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ये दिबांग वन्य अभ्यारण्य में मिलती है। इसके अलावा ये जो तितली है तो ये भूटान में, म्यांमार में और चीन में भी पाई जाती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि एक औषधीय पौधे के बहुत ही अद्भुत चमत्कारों के संबंध में एक जनजाति ने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस। तो दोस्तों यही वो औषधीय पौधा है जिसके बारे में केरल की एक जनजाति ने पता लगाया है, ठीक। यानी पता क्या लगाया है, वो जनजाति तकरीबन हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल करती आ रही है अपने दैनिक जीवन के उपयोग में, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो पहले ही हमारे यहाँ कोई इलाज वगैरह की ज़्यादा व्यवस्था थी और अभी भी नहीं है, आधुनिक युग में भी नहीं है। तो हम ज़्यादातर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जब फोड़ा हो जाए, घाव हो जाए, फुंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम अक्सर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों वो जो जनजाति है उसका नाम है चोला निकन। चोला निकन जनजाति है जो कि केरला में रहती है और अपने समुदाय में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों, मतलब कि जैसे कि फोड़ा, फुंसी इत्यादि के लिए वो इसी का इस्तेमाल करती है। तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल पे इसमें एक एंटीसेप्टिक गुण होता है। एंटीसेप्टिक समझते हैं ना दोस्तों, जैसे कि डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, जो टिंचर होता है, टिंचर आयोडीन जिसे बोलते हैं,
तो उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, यानी कि जो घाव में सड़न उत्पन्न होने से रोकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एनिमल ट्रायल्स, यानी कि जो जानवरों पे इसका पहले परीक्षण किया गया, यानी कि जब इसके बारे में शोधकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले जानवरों पे इसका परीक्षण कर लिया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो जानवरों पे ही करते हैं, चूहों वगैरह पे। तो उन पे परीक्षण करते हुए उन्होंने ये पाया कि जो पोविडॉन और आयोडीन, यानी कि जो टिंचर आयोडीन जिसे कहते हैं, कि जब घावों पे इनको लगाने पे जिस तरीके से असर होता है ना, तो ठीक वैसा ही असर जो न्यूरोकैलिक्स कैलिसिनस है इसको लगाने से भी वही असर होता है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, यानी कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि सूजन को कम कर देती है। तो दोस्तों यानी कि इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो आगे चल के क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक और खबर है, कैंसर ड्रग में हेल्प रिग्रो हार्ट टिश्यू, यानी कि कैंसर की एक दवा है जो हृदय के ऊतकों के पुनर्निर्माण में मदद करेगी। तो दोस्तों ये जो शोध हुई है, तो इस शोध का क्या महत्व है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस शोध का क्या महत्व है। आपको ये शायद नहीं पता होगा कि शरीर में जो रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स होती हैं, और जो लाइनिंग ऑफ द गट, यानी कि जो शरीर के अंदर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं, यानी कि जैसे हमारा आमाशय है और इसके अतिरिक्त जो हमारी आंतें हैं, जो कुछ भी है, तो इनमें जो लाइनिंग्स होती हैं, यानी कि दोस्तों इनमें जो अंदर का निर्माण होता है संरचना का, तो उनकी कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। यानी कि जैसे कि रक्त की कोशिकाएं हैं और जो गट लाइनिंग की कोशिकाएं हैं, तो ये आपके पूरे जीवन काल में सदैव पुनर्नवीनीकृत होती रहती हैं, अर्थात पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान लेती रहती हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों हृदय के संबंध में ऐसा नहीं होता है कि हृदय की जब कोशिकाएं एक बार ख़त्म होना शुरू होती हैं तो फिर उनमें रीजनरेशन यानी कि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों कई बार यही होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक एक बार आता है तो उसकी जो कोशिकाएं और जो ऊतक उसके काम करना एक बार बंद कर देते हैं ना, वो उसके जीवन में कभी दोबारा काम करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ऊतक पूरी तरीके से फिर नष्ट हो जाते हैं। तो यही है दोस्तों कि जब वो ऊतक नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो यही कहा जाता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका जो दिल है तो वो फिर उस तरीके से काम नहीं करता है जो हार्ट अटैक के पहले काम करता था, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद उसकी जो बहुत सारी कोशिकाएं और ऊतक हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो हृदय की मर चुकी कोशिकाएं हैं तो उनको रिप्लेस करके यानी उनको हटा करके उनके स्थान पे ये नई कोशिकाओं, नए ऊतकों, नए टिश्यूज़ को ला करके स्थापित कर देगा। तो ये इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि हार्ट अटैक के बाद जो लोगों का दिल कमज़ोर हो जाता था और वो बहुत कम काम करता था, कई बार लोगों को कहा जाता था कि हार्ट अटैक के बाद इनके दिल ने अब सिर्फ 35% काम करना, मतलब सिर्फ 35% इनका दिल अब काम करता है। कुछों का तो और कम हो जाता है, कुछों का सिर्फ 20% ही करता है। और आमतौर पे माना जाता है कि एक आदमी का जो हृदय है तकरीबन कम से कम 58% तक काम करना चाहिए, तब जा करके उसके लगातार जीवित बने रहने की संभावना है, अन्यथा उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, ठीक। तो हार्ट फेलियर जो होता है वो हार्ट फेलियर इसीलिए होता है कि अगर आपका हृदय 58% से कम काम कर रहा है तो आपका हार्ट कभी भी फेल हो सकता है। तो यही है दोस्तों कि हार्ट फेलियर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोशिकाओं का दोबारा पुनर्निर्माण होता नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाती है। लेकिन ये जो दवा है तो इससे क्या होगा कि इससे दोबारा उन कोशिकाओं का, उन ऊतकों का पुनर्निर्माण हो सकेगा जो कि हृदय को फिर से मजबूत बना सकेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ था कि परीक्षण किस पे किया गया था, तो आप जानते हैं किस पे किया था, चूहे पर। तो चूहे पर ये परीक्षण किया गया था, तो वहाँ पे ये पाया गया कि पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने चूहे को हार्ट अटैक दिया, ठीक। वो दवाइयाँ वगैरह देते हैं जिससे चूहे को हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक होने के बाद क्या हुआ कि जब चूहा था उसको ये दवाई दे करके बचाया गया, और फिर लगातार ये दवाई देने के बाद जो चूहा था ना, तो उसकी चूहे की जो हृदय की कार्य करने की क्षमता थी तो जितनी वो गिर गई थी, यानी कि मान लीजिए 20% हो गई थी गिर के, तो ये था कि अब आगे चल के वो 20% ही रहती, बल्कि आगे चल के और गिरती जाती अगर ये दवा ना दिया जाता तो, क्योंकि हृदय कोशिकाएं तो दोबारा फिर बनती नहीं हैं। तो जब इसको ये दवा दी गई ना तो उसकी जो कोशिकाएं थी वो बनने लगीं और उसके दिल ने काम करके 40% तक काम करना शुरू कर दिया। जो 20% गिर के हो गया था वो 40% हो गया।
तो ये कहा गया है कि जो मनुष्य कई बार होते हैं जिनका 58 से कम चला जाता है, तो अगर उनको ये दवा दी जाए तो हो सकता है कि उनकी कोशिकाएं फिर से निर्मित हो जाएं, दिल फिर से मजबूत हो जाए और वो 58 की जो सीमा है उसको पार कर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण था वो आपके लिए जानना ये था कि पोर्क्यूपाइन क्या है। तो दोस्तों वो एंजाइम जो कि इन दिल की कोशिकाओं को बनाने का काम करता है उसी को हम पोर्क्यूपाइन कहते हैं। तो अगर आएगा तो यही आएगा, इसका नाम जो है पोर्क्यूपाइन या पोर्कएन, जो PORCN लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका नाम ही अगर आएगा तो आएगा, बाकी इसमें जाने लायक और भी कुछ खास नहीं था। तो बार बार ध्यान रखिए क्या है, पोर्क्यूपाइन, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताया ताकि आपको ध्यान रखें। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस प्रकार से 5 तारीख के बचे हुए द हिंदू का अनुवाद समाप्त होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।